एक कमरे में बैठे फोन चला रही थी कि उसकी नजर मर्सिडीज में घूम रही उसकी कजन पर पड़ती है और वो कहने लगी, यार इनके मजे हैं। न जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले आहान से करा दी। ये सुनकर आहान को बहुत बुरा लगता है और वो ऑफिस की जगह कार के शोरूम पहुंच जाता है। मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार दिखाओ। भाई क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे कि साइकिल भी तुम इंस्टॉलमेंट में लोगे। जैसे ही उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर पड़ी और कांपती आवाज में कहने लगा, आहान सर आप यहाँ? आखिर कौन था ये आहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा आहान की सच्चाई का? कार के शोरूम से आहान जैसे ही ऑफिस के लिए निकला तो उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। शगुन आहान की बीवी शनाया की कजन थी जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाती थी। क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे हैं आप? अरे नहीं शगुन, मैं खैर ये सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, उसे लेकर तुरंत यहाँ आ जाइए। शगुन मुझे बैंक जाना है। अरे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और तुरंत ही यहाँ नेकलेस लेकर आ जाइए। और हाँ, वहाँ पे ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा और उसमें से 1 रुपया भी गायब ना करवाना। देखो शगुन, एक बात तो यह है कि मैंने कभी चोरी नहीं की और दूसरी बात यह है ना, तुम्हें मुझ पर अगर भरोसा नहीं ना, तुम ये काम अपने किसी नौकर से क्यों नहीं करवाते? अरे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि आपको इस घर में बोलने की इजाजत नहीं है और आप तुरंत यहाँ आ जाइए। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। आहान ज्वेलर के यहाँ से वापस घर आया जहाँ उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। उसने सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपने कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। आहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने आहान को पुकारा, आहान यहाँ आओ जरा। आहान ने जैसे ही यामिनी जी की आवाज सुनी वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई ना कोई नया बवाल होने वाला है। इनकी चप्पल टूट गई है, जाओ रिपेयर करवा लो और हाँ टाइम से आना वापस, क्योंकि उन्हें घर निकलना है। अरे यामिनी, तुम अपने दामाद से चप्पल बनवाने के लिए कह रही हो? ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बुरा मत मानो। देखो क्या है ना, इसे ये सब काम करने में बहुत मजा आता है। तुम टेंशन मत लो, तुम सबके पास भी ऐसा कोई काम हो ना, दे देना, बहुत अच्छे से कर देगा। टूटे चप्पल नहीं ठीक करवाएगा तो और क्या करेगा? काम धंधा पे करता है नहीं। पता नहीं कहाँ से मेरी बेटी के पल्ले पड़ गए निठल्ला। यामिनी जी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उनकी सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, देखो बस इतना सही है, ये लो। इतना कहते हुए उन्होंने अपना सैंडल आहान के हाथों में पकड़ा दिया। आहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। ना चाहते हुए भी आहान को ये काम करना पड़ रहा था और तभी उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया। क्या आप मुझे ऑफिस लेने आ सकते हो? कुछ काम है अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर स्माइल आ गई। वो अपने फोन के स्क्रीन पर लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। इतना सोचकर आहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। पैसे तो कम है पर कोई बात नहीं शना, आपके लिए तो इतना भी कम है। भैया एक अच्छा सा बुके बनाओ। और फिर उस पैसों से आहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। उसने घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, सॉरी आंटी, आपका काम नहीं हो पाएगा। थैंक यू। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। You bloody idiot! दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? अंधे हो क्या? ऑफिस में
खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टहल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं बेवकूफ इंसान। शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। उधर शनाया अपने कैबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस आहान को ही देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी आहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती है ना आप मुझसे। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, शनाया अब जाने भी दो ना, आप क्यों टेंशन ले रही? जो भी कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, जो बीत गई ना। हटिए मुझसे, हटिए मुझसे, हटिए मुझसे। नहीं चाहता हूँ मेरी जिंदगी से। रखिए मेरी जिंदगी। अरे पति नहीं हो आप, मेरे पति मेरे लिए चाहते क्या हो आप? मेरे पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मैं झेल रही हूँ। आप मेरे काबिल कभी नहीं। मुझे तो आज भी आपको अपना पति कहते हुए शर्म आती है। वो नहीं था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मुझे क्या पता कि मेरा थी इस लायक भी नहीं है। आज यहाँ अगर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल नाराज कर दिया। जहां भी जाती हूँ मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। सिर्फ एक धब्बा। इतना कहकर शनाया कैबिन से बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। मल्होत्रा पहले से ही शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से चली गई। रास्ते में रुककर आहान ने थोड़ी शराब पी। रात काफी हो गई थी। वो दुखी था। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हो गई है? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। कहाँ हो आप बताओगे? मैं बस शनाया को लेने गया था तो उसका फोन। शनाया को फोन दो, उसका भी फोन नहीं लग रहा है कब से। इतना सुनते ही आहान का सारा नशा गायब हो गया। वो चौंक कर अपनी सास यामिनी जी से बोला, शनाया तो मेरे साथ नहीं है, लेने गया था पर वो अपने क्लाइंट के साथ चली गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी रात हो गई और वो किसी क्लाइंट के साथ चली गई। जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, तभी वो तुम्हें छोड़ के चली गई है। तुम अच्छे दामाद तो बन नहीं सकते हो, कम से कम अच्छे पति बन जाओ। अब जाओ, जाकर ढूंढो उसे। माँ जी। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। माँ जी। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। कहाँ होगी शनाया इतनी देर रात? क्या आहान शनाया को ढूंढ पाएगा? क्या आहान उसके साथ कुछ गलत होने से रोक पाएगा? You okay? No, I'm fine. Are you sure?
Yeah, just a bit headache. Come on. You feel better. शनाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ, समझे? और जी करे ना तो मैं यहीं पे तुम्हें गाड़ दूं। पर मेरे हाथ ना बंधे हुए हैं। शनाया ने तुम पे बहुत विश्वास किया। अब शनाया ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा क्या करना है। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपने गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाते हुए देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उसे सुला दिया। सुबह आहान जल्दी ही उठ गया और अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे तो उम्मीद थी कि आज शनाया उसे थैंक यू बोलेगी, क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरसने लगी। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, तो फिर इसके बाद भी आपने मुझे अपने साथ अपने बेड पे सुलाने की हिम्मत कैसे की? क्यों किया आपने ऐसा? शनाया, आप रात में नशे में थी और मैं ना यहाँ पे आपको मल्होत्रा से बचा कर लाया हूँ। आपको उस हालत में देखकर मैंने सही नहीं समझा आपको अकेला छोड़ना। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई थी, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिलाई थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहाँ आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि कल रात क्या हुआ था, मगर अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका फायदा उठाकर आप मेरे करीब आ सकते हो, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तभी शनाया के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए मना क्यों कर दिया? तभी अचानक से शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाया। शनाया की फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, शनाया, तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? शनाया, किसका फोन था? आहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिससे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, कुछ भी है, ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीना गया। जी ने कहा कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। आहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई व्यक्ति किसी को बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाए कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता।
आहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, शनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसी समझ, मगर दूसरों पर विश्वास करके आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देखकर देख लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और आहान के पास आकर बोली, ओह, तो आप अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते हैं, क्या करेंगे आप? जवाब में आहान ने कहा, मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया से घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर आहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। यह नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना था और इसे हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंड ओवर कर दिया है, वही अब इसे संभाले। तुम अब आराम से घर में रह सकती। इस पर शनाया ने कहा, मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। मैं शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नजर उठाकर शनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन यह काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर आहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। आहान और शनाया अब म्युनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, अप्रूवल के लिए आई हो? शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और आहान के साथ अंदर बढ़ गई। मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, बैठ के बात करते हैं, गुस्सा मत कीजिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। हमने हर जगह सभी नियमों का पालन किया, बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने मना किया था शनाया। कामिनी, तुम यहाँ? क्यों कामिनी को देख शनाया चौंक गई? ऐसा क्या जानती थी कामिनी शनाया के बारे में? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा।